हेलो, गुड मॉर्निंग एंड सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज एक बार फिर से हम लोग एक नए सेशन और एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने आए हैं। और आज के लेक्चर और इस सेशन में हम आपको अभी रिसेंटली साल 2024 में जो भी आईआईटी जेईई मेन के जो पेपर हुए हैं उनके सॉल्यूशंस को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि आप ये भी सोच सकते हो कि सर आपके दिमाग में ये भी एक क्वेरी हो सकती है कि ड्यूरिंग एग्जाम हम लोगों ने वीडियो अपलोड किए थे तो आज दोबारा ये वीडियो क्यों अपलोड कर रहे हैं। तो उसकी कई सारी वजह है बेटा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो जेईई मेन था वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे। तो उसमें जो क्वेश्चन हमको मिले, एक तो बेटा वो सारे नहीं मिले हमें, दूसरा उसमें कहीं ना कुछ मॉडिफिकेशन था कुछ क्वेश्चंस में, सभी में नहीं। इसीलिए हमने इन क्वेश्चंस को और इनकी ऑथेंटिसिटी को चेक करने के बाद हम आपको कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एवरी सेशन देने का मन बनाया है, जिससे कि जो बच्चे पहली बार अपीयर होंगे अभी अप्रैल में या जिनके इस बार परसेंटाइल कम आए हैं वो इन वीडियोस और इन क्वेश्चन सेशंस का और उनके जो सॉल्यूशंस है उसका एडवांटेज ले सकें और अपनी तैयारी को और पुख्ता कर सके, जिससे कि जब वो अप्रैल में होने वाले एग्जाम में अपीयर हों तो कम से कम उनकी परफॉर्मेंस इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद पहले से बेहतर हो और जो उनकी एक्सपेक्टेशन हो उससे काफ़ी अच्छी हो। इसी अप्रोच और इसी इंटेंशन के साथ मैं आज 27 जनवरी शिफ्ट 1 के पेपर का सॉल्यूशंस आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। आई होप कि आप सभी हमारे साथ ना केवल इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं बल्कि एंजॉय भी करेंगे और आप खुद देखेंगे कितने अच्छे सॉल्यूशंस हैं, कितनी आसानी से इसको मैं कन्वे कर रहा हूं आपके साथ और कितने अच्छे से ये आपको समझ में आने वाले हैं। तो बिना समय बर्बाद किए हुए आइए हम 27 जनवरी शिफ्ट 1 आईआईटी जेईई मेन 2024 के सॉल्यूशंस को देखते हैं कि क्या और कैसे हमें, अगर इस तरह के क्वेश्चन अप्रैल में होने वाले एग्जाम में आएंगे तो उनको हमें कैसे आंसर करना है। लेट्स बिगिन नाउ। सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है एलिमेंट नॉट शोइंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। अगर हम बेटा इसमें देखें, यहां पर जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए, हमारे पास 4 ऑप्शन है और ये चारों ही ऑप्शन अगर आप गौर से देखिए हैलोजन है। इसमें ब्रोमीन और आयोडीन और क्लोरीन ये इसके करेक्ट आंसर नहीं है। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो फ्लोरीन है। इसकी वजह ये है, क्या वजह है, इन तीनों के पास वैकेंट डी सबशेल की मौजूदगी होती है, जिसकी वजह से ये अपने ऑक्टेट को इजीली एक्सपेंड करते हैं और जब ये अपने ऑक्टेट को इजीली एक्सपेंड करेंगे तो ये बेटा वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर रिफ्लेक्ट करेंगे और यही चीज फ्लोरीन के केस में नहीं होती है। इसीलिए फ्लोरीन चाह कर भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं शो करता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, उसके 4 ऑप्शन दिए गए, बताना कौन सही है। लिखा है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक मतलब एसएन रिएक्शन की बात हो रही है इन कायरल एल्किल हैलाइड। कायरल एल्किल हैलाइड की बात हुई है बेटा इसमें। अब जब बात करते हैं कायरल एल्किल हैलाइड के बारे में तो कायरल एल्किल हैलाइड क्या होगा? जब हम बात करते हैं कायरल एल्किल हैलाइड की तो कायरल एल्किल हैलाइड बेटा ये या तो SN1 रिएक्शन कैरी करेंगे या फिर ये SN2 रिएक्शन कैरी करेंगे। अब अगर ये SN1 कैरी करेंगे
तो हम इनको बेटा कहते हैं रेसिमाइजेशन। और अगर ये SN2 है तो ये इन्वर्जन कैरी करेंगे। ये इनके बारे में। अब इन्होंने हमें देखिए दोनों ऑप्शन दिए कहाँ हैं। ये दोनों ऑप्शन बेटा हमको यहां दिए हैं। अगर आप देखिए ऑप्शन 4, कायरल एल्किल हैलाइड कैरीज रेसिमाइजेशन इन SN1 and inversion in SN2. I mean the correct option is D for question number 2. तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, ना ही ए है, ना ही बी है और ना ही सी है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें कहा गया है, एक रिएक्शन दी गई आपको यहां पर डी ब्लॉक से, NaCl रिएक्ट विद कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड। देखो यहां पर ये NaCl है, इसको हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ऐड करते हैं। यहां पर क्या बनेगा हमारे पास? ये बेटा बनता है Na2SO4, ये बनेगा। फिर बेटा बनता है हमारे पास K2SO4, फिर हमारे पास बेटा बनेगा ये, और क्या बनेगा, एक मिनट, हमारे पास बनेगा इसमें CrO2Cl2। बैलेंस कर लीजिए। अब क्योंकि यहाँ 4 क्लोरीन है तो यहाँ बेटा 4 होनी चाहिए, तो यहाँ 2 सोडियम हो जाएगा और हमारे पास बनेगा बेटा 3H2O। ये होती है इनिशियल रिएक्शन जब आप सोडियम क्लोराइड को ऐड करते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट में। ये है बेटा कंपाउंड बी। अब हम इस कंपाउंड बी को ऐड करते हैं किसमें? NaOH में। क्या बनेगा यहां पर? ये बनेगा Na2CrO4, Na2CrO4। ठीक है। अगर हम इसको बेटा बैलेंस करें यहां पर तो क्या होगा हमारे पास? ये बनेगा 4 क्लोरीन है तो 4 ये हो गया हमारे पास। इसके बाद और क्या बनेगा हमारे पास? Na2CrO4। तो अगर Na2CrO4 बनना बेटा हमारे पास तो हमारे पास और क्या बनना चाहिए? हमारे पास बनना चाहिए यहां पर एक करेक्शन होगा बेटा, ये 2 हो जाएगा, प्लस हमारे पास बनता है 2HCl। ये है कंपाउंड सी। मतलब अगर आप सोडियम क्लोराइड को कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डाइक्रोमेट में ऐड करेंगे तो जो रेडिश ब्राउन फ्यूम बनेगी वो इसकी बनेगी, और जब आप इसको आप NaOH में ऐड करेंगे तो सोडियम क्रोमेट बनता है। तो जो बी और सी है बेटा वो हमारे पास बनेगा यहां पर। ये है करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। CrO2Cl2 प्लस Na2CrO, इसे क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट भी बच्चों कहते हैं हम लोग इसमें। यहां पर आगे बढ़ते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये हमें असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी में अरेंज करना है इन 5 पर्टिकुलर कंपाउंड को। तो देखिए जब हम बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बेटा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka होती है। मैं यहां क्यों लिख रहा हूं? मैं यहां लिख देता हूं यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I माइनस इफेक्ट। इतनी सारी चीजें बेटा हैं यहां पर जो इसको इन्फ्लुएंस करती हैं। सबको दिख रहा होगा। अब अगर हम इस पांचों को गौर से देखें तो यहां तो I प्लस इफेक्ट है, I प्लस बोले तो बेसिक नेचर, तो इससे ज्यादा बेसिक तो बाकी 4 में कोई नहीं है। अब अगर ये सबसे ज्यादा बेसिक है तो सबसे कम एसिडिक भी हुआ,
तो सबसे कम एसिडिक तो सबसे बाद में नंबर 1 आएगा बेटा। अब बचे 4। अगर आप इन 4 में केवल आप बी को देखिए और ई को देखिए, इसमें NO2 ग्रुप है। NO2 आप भी जानते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे कंपाउंड का एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा। मतलब सबसे ज्यादा एसिड कौन सा हो गया बेटा? ई, उसके बाद आएगा बी। नेक्स्ट अब बचते हैं बेटा हमारे पास सी और डी। यहां देखिए, यहां हाइड्रोजन है और यहां मिथॉक्सी ग्रुप है। मिथॉक्सी ग्रुप क्या होगा? यहां पर M प्लस इफेक्ट I माइनस के साथ में M प्लस भी शो करेगा, पर क्योंकि M प्लस में कंप्लीट शिफ्टिंग होती है इसलिए वो I माइनस को डोमिनेट करेगा। ओवरऑल ये M प्लस इफेक्ट शो करेगा। M प्लस इफेक्ट शो करने की वजह से इसका जो एसिडिक नेचर होगा वो बेटा D से कम हो जाएगा, और इस केस में क्या होगा? D का जो एसिडिक नेचर होगा वो बेटा C से ज्यादा हो जाएगा। सो जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो ये हमारा EBDCA। तो EBDCA इज द करेक्ट ऑप्शन 3। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों यहाँ पर, उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 3 यहाँ पर। जो क्वेश्चन को करने का तरीका ये है। नेक्स्ट आपसे क्या है, नियोडाइमियम का आपको कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। तो देखो बेटा यहाँ पर नियोडाइमियम का एटॉमिक नंबर आपको दिया गया है कितना? नियोडाइमियम 60, और ये कितना हो जाएगा? 54 प्लस 6। 54 आप भी जानते हैं बेटा जीनन होता है, और जीनन पीरियड 5 को बिलोंग करता है। मतलब ये होगा कि बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन जो बेटा वो पीरियड 6 में जाएंगे। पीरियड 6 में सबसे पहले S ब्लॉक आते हैं, और S ब्लॉक में आप भी जानते हैं S सबशेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 5th पीरियड के बाद 6th पीरियड आएगा 6s2, पर S ब्लॉक फिल होने के बाद एंट्री होती है DNF की। कौन सा D आएगा? 5D आएगा बेटा, और 4F आएगा। अब अगर हम 5D और 4F में बेटा अप्लाई कर दें क्या यहाँ पर? N+L स्टेबिलिटी रूल। तो आप भी जानते हैं 4F का जो एनर्जी लेवल होता है वो 5D से कम होगा, इसलिए बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन बेटा जो होते हैं वो कहां पर आते हैं? 4F में जाएंगे, ना कि 5D में जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो बनेगा Zn 4F4 6s2, और ये बेटा हमारे पास है ये ऑप्शन डी जिसका करेक्ट आंसर होगा इसमें यहाँ पर। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? साइक्लोहेक्सीन किस तरह का कंपाउंड है? आप भी देख रहे हैं, एक तो ये एलिफैटिक है और दूसरा साइक्लिक है। इसका मतलब ये एलिसाइक्लिक है बेटा। आई होप सबको समझ में। फिर से बोल रहा हूं, साइक्लिक आपको दिख ही रहा, साथ में एलिफैटिक ग्रुप भी है। इसका मतलब बेटा ये एलिसाइक्लिक है। तो जो ऑप्शन ए बेटा जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बात की गई है फिनॉल के बारे में। 3 तरह के फिनॉल बेटा होते हैं। ये ऑर्थो है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो पैरा एंड मेटा। अगर हम इन तीनों में स्टेबिलिटी की बात करें बेटा, यहाँ पे देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ जानने से पहले ये जान लो तीनों में स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है। आप सभी जानते हैं OH जो होता है बेटा वो मोस्टली ऑर्थोन पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप है और मेटा लिस्ट है। अब अगर मेटा पे लिस्ट है तो ऑब्वियस सी बात है उस कार्बन पर एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे कम होगी। मतलब मेरे कहने का बेटा मतलब यह है कि जो मेटा नाइट्रोफिनॉल है यहाँ पर उससे लिस्ट एसिडिक फिनॉल कोई नहीं है इसमें। यहाँ पर रही बात ऑर्थोन पैरा की, तो यहाँ पर होता बेटा क्या है, H और O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये जो H प्लस है वो इजिली डीप्रोटोनेट नहीं होंगे, और जब तक ये डीप्रोटोनेट नहीं होंगे तब तक एसिडिक प्रॉपर्टी बेटा होगी ही नहीं इसमें यहाँ पर, या कम होगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसमें है? पैरा में है, फिर ऑर्थो में है और फिर मेटा में है। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट लिखी है पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक, तो बिल्कुल सही जवाब है। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इनसे भी ज्यादा है और उनसे भी ज्यादा है। और जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो बेटा ये होगा पैरा, ऑर्थो एंड देन मेटा नाइट्रोफिनॉल, ये करेक्ट ऑर्डर है।
तो स्टेटमेंट 1 बेटा जो वो ट्रू है। अब बात करते हैं स्टेटमेंट 2 की। कहते हैं इथेनॉल को अगर हम ल्यूकस रिएजेंट में ऐड करेंगे तो इमीडिएट टर्बिडिटी बनती है, पॉसिबल ही नहीं बेटा। इथेनॉल एक प्राइमरी अल्कोहल है और प्राइमरी अल्कोहल ल्यूकस रिएजेंट में टर्बिडिटी नहीं देता है, मतलब कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट है वो बेटा ये फॉल्स है। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट आंसर होगा वो बेटा ये है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन करना है सभी को। आई होप सबको चीज समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। कहते हैं कि इसमें से कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है। आइए सब कुछ बाद में, पहले हम इसको देखेंगे। 1 2 3 4 5 6। आप भी जानते हैं कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है बेटा, यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये I माइनस इफेक्ट शो करेगा, यहां भी I माइनस इफेक्ट है, ये भी I माइनस, ये भी I माइनस। तो अगर दोनों ही I माइनस इफेक्ट शो करेंगे तो यहाँ पे जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या होगा, यहाँ पर मोस्ट एसिडिक होगा। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था जहां पर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतना ही ज्यादा वहां I माइनस इफेक्ट होगा, उतना ही ज्यादा वहां डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा और उतना ही ज्यादा बेटा वहां एसिडिक नेचर होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों यहाँ पर वो ऑप्शन सी है। सी से ज्यादा कोई भी कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में एसिडिक नेचर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं बच्चों। ये कहते हैं किसका डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है √n × n+2bm। यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर बच्चों देखें यहां पर सबसे ज्यादा अनपेयरिंग किसमें है, सबसे ज्यादा बेटा अनपेयरिंग है 3d6 में जो कि 4 है, यहां पर बेटा 3 है, यहां पर अनपेयरिंग 2 है और यहां पर बेटा अनपेयरिंग कितनी है 3 है। तो सबसे ज्यादा अनपेयरिंग क्योंकि ऑप्शन ए में है तो इससे ज्यादा मैग्नेटिक डायपोल किसी का नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है येलो कंपाउंड ऑफ लेड क्रोमेट गेट डिसॉल्व ऑन ट्रीटमेंट विद हॉट NaOH। कैसे करेंगे देखिए यहां पर लेड क्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, PbCrO4। ये येलो कलर का होता है, इसको हम ऐड करेंगे किसमें, NaOH सॉल्यूशन में। हमारे पास बेटा बनता है क्या, PbOH होल ट्वाइस जो कि व्हाइट PPT होता है प्लस क्या बनेगा Na2CrO4 ये बनता है। अगर हम Na2CrO4 का बेटा स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसे बनता है, ये हो गया, ये ऐसे आपको ज्यादा समझ में आएगा, ये हो गया। पर आगे देखिए यहां पर अब अगर आप इसमें देखिए चारों नेमिंग को यहां पर ऑप्शन डी को मैच कराइए, ज्यादा कुछ नहीं करना है। लिखा है डाइएनाइनिक, तो देखो बेटा यहां पर डाइएनाइनिक एक ये हो गया विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 1 2 3 4 सेंटर एटम इज सराउंडेड बाय 4 लिगेंड्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ये डाइएनाइनिक कॉम्प्लेक्स है और दूसरा इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। आई होप सबको समझ में आया होगा। ये बेटा क्वेश्चन करने का तरीका है, इस तरीके से इसका हमें क्वेश्चन को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। लिखा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बोरॉन इज यूजुअली हाई इन ग्रुप 13। बिल्कुल सही, होना भी चाहिए। आप भी जानते हैं बोरॉन ग्रुप 13 का पहला एलिमेंट है, तो अनएक्सपेक्टेडली इसका साइज ग्रुप के बाकी एलिमेंट के कंपैरिजन में सबसे कम होगा, सबसे छोटा होगा और उसके रेस्पेक्ट में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफी ज्यादा होगा, जिसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की एफिनिटी ना केवल ज्यादा होती है बल्कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं वो ज्यादा स्टेबल भी होते हैं। और ज्यादा एफिनिटी और ज्यादा स्टेबिलिटी की वजह से जो भी नए बोरॉन एटम एक दूसरे से कंबाइंड होंगे वो क्लोज कॉम्पैक्ट लैटिस बनाते हैं, क्रिस्टलाइन लैटिस बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए
ये जो स्टेटमेंट लिखी गई है एजर्शन कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बोरॉन जो होता है बाकी से ज्यादा होता है, और उसका रीजन क्या दिया हुआ है, बिकॉज इट हैज वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल लैटिस। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। बोरॉन में कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की ना केवल एफिनिटी ज्यादा होती है बल्कि उनको रिटेन करने के लिए स्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्रिस्टलाइन होगा। और इसका जो आंसर है बच्चों यहाँ पर वो ये होगा, ए और आर दोनों सही है, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, यही बेटा इसका जवाब है। आगे बढ़ते हैं कि हमें बताना है इन चारों में पोलर कौन है बेटा। इसमें यहाँ पर कैसे करेंगे देखिए, इसमें यहाँ पे सभी लोग पहला ऑप्शन दिया हुआ है CO2, क्लोरोफॉर्म, इथीन एंड CCl4। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, तो इसमें बेटा है क्या, यहाँ पर इक्वल और अपोजिट सिमेट्री है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो नेट में डाइपोल होगा वो 0 हो जाएगा बेटा पर, ये मतलब डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। बट अगर हम बात करते हैं क्लोरोफॉर्म की, ये बेटा अनसिमेट्रिकल होता है। अब अनसिमेट्रिकल क्यों होता है ये भी समझिए। अगर हम क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें इसमें यहां पर ये हो गया, तो इसमें 3 डाइपोल तो एक तरफ होंगे, ये 3 डाइपोल, पर ये डाइपोल ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। सॉरी एक मिनट, हाँ कार्बन की इसमें आप सॉरी एक मिनट, कहाँ गया हम लोग का, ये इसमें कुछ ऐसा होगा, यहां पर इसका डाइपोल इधर होगा। अब आप देखिए यहां पर इसमें चारों डाइपोल क्या है आपके, एक ही डायरेक्शन में है। अब अगर चारों डाइपोल बेटा एक ही डायरेक्शन में, तो नेट डाइप में क्या होगा, चारों ऐड हो जाएंगे। अगर चारों बेटा ऐड होंगे तो ये 0 से काफी ज्यादा हो जाएगा। 0 से काफी ज्यादा होने की वजह से ही क्लोरोफॉर्म इन सभी में क्या होगा बेटा, हाईली पोलर होगा या पोलर कोवेलेंट होगा। यही इसका बेटा करेक्ट ऑप्शन है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। देखिए यहां पर ब्रॉन्ज स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ब्रॉन्स्टेड बेस। ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होते हैं बेटा, जो H+ गेन करते हैं। अब ये H+ तभी गेन करेंगे जब इनको लोन पेयर अपना डोनेट करें। लोन पेयर ही तभी डोनेट करेगा जब बेटा क्या हो, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन रिच और रिलीजिंग ग्रुप हो। ये तभी मुमकिन है जब यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा हाई तभी होगी जब इसके पास क्या हो, I+ इफेक्ट हो। अब अगर आप इनको देखिए, इनको देखिए, इनको देखिए, इन तीनों में एक चीज कॉमन है, ये तीनों की तीनों क्या है, कॉन्जुगेट और अनसैचुरेट है। कॉन्जुगेट और अनसैचुरेट की वजह से यहां पर रेजोनेंस स्टेबिलिटी बनेगी, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन ग्रुप पर जो लोन पेयर है वो डेंसिटी मिनिमाइज होती है। कि कहीं पर भी देख लीजिए बेटा, यहां पर चाहे वो ये लोन पेयर हो, चाहे वो ये लोन पेयर हो, या फिर वो ये लोन पेयर हो, कॉन्जुगेट और अनसैचुरेट होने की वजह से एमीन ग्रुप पर जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मिनिमाइज हो जाएगी। अब अगर वही मिनिमाइज होगी तो ये N अपना लोन पेयर तो H+ को डोनेट कर ही नहीं पाएगा। जब तक ये N अपना पेयर इस H को डोनेट नहीं करेगा तब तक वो ब्रॉन्स्टेड बेस हो ही नहीं सकता बेटा इसमें यहां पर। इसलिए ACD तो होना नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज बी, क्योंकि यहां पर I+ इफेक्ट है। I+ इफेक्ट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये आसानी से H को अपना पेयर डोनेट करके उसको प्रोटोनेट करके अपने आप को ब्रॉन्स्टेड बेस प्रूफ कर देगा। तो इन चारों में जो सबसे अच्छा जो ब्रॉन्स्टेड बेस है वो बेटा है ऑप्शन बी, और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन भी है। आई होप सबको ये रीजन समझ में आया होगा। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हमें बताना है कि इसमें हाईएस्ट इनॉल कंटेंट किसमें होगा। तो अगर आप चारों में देखिए तो सबसे ज्यादा बेटा जो इनॉल कंटेंट सबसे ज्यादा वो इसमें होगा। इनके बीच में क्या बनेगा, एक इनॉल बनेगा। कैसे देखिए यहां पर इस तरीके से, इधर इनके बीच में बेटा एक इनॉल बनेगा, ये बनेगा, और तीसरा बेटा बनेगा इन दोनों के बीच में, ये ऐसे बेटा बनेगा। और आप देखिए ये ना केवल इनॉल बना रहा है बल्कि ये बेंजीन भी बना रहा है।
जो कि आप भी जानते हैं हाईली स्टेबल होता है विद रिस्पेक्ट टू रेजोनेंस, इसीलिए इससे ज्यादा इनोलिक कंटेंट यहां किसी के पास बेटा नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं 16। कहते हैं एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट इज बेसिक, बिल्कुल गलत, यह एल्कलाइन होता है बेटा। क्यों होता है? क्योंकि अमोनिया एल्कली होती है और कार्बोनेट क्या होता है बेटा? वीक एसिड होता है। तो ओवरऑल सॉल्यूशन जो होगा बेटा वो बेसिक होगा। तो ये तो बेटा गलत हो गया। अब स्टेटमेंट 1 गलत कहां है, बस ये चेक करिए इसमें, यहां पर स्टेटमेंट 1 गलत कहां है। तो स्टेटमेंट 1 बेटा गलत ये है। अब हमें चेक करना है स्टेटमेंट 2 को। इन्होंने कहा एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस डिपेंड अपॉन Ka एंड Kb। बिल्कुल सही बात। किसी भी वीक एसिड या वीक बेस की जो बेटा स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है इनके डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka एंड Kb। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट 2। और ये फॉल्स है, ये T है, ये F है। तो करेक्ट ऑप्शन बेटा कहां होगा? ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। स्टेटमेंट 1 इज क्या है? इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल का है। कहते हैं 4f एंड 5f सीरीज एलिमेंट आर प्लेस्ड सेपरेटली इन द पीरियोडिक टेबल टू प्रिजर्व द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। बिल्कुल सही जवाब है। आप सभी जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो इनर ट्रांजिशन सीरीज है या एलिमेंट्स है एफ ब्लॉक, इनको टेबल के नीचे उसी ऑर्डर में अलग से अरेंज किया गया है। इसका रीजन क्या है? टेबल को ऑलरेडी बेटा एक्सपेंड किया जा चुका था, 8 से 18 कॉलम हो गए थे। अगर हम 18 को 32 कॉलम में कन्वर्ट करते तो शायद जो रेपिटेशन इन प्रॉपर्टीज है बेटा वो रिमूव या ओवरकम हो जाती। और अगर ऐसा होता तो हम एलिमेंट को ना तो सही ढंग से ऑर्गेनाइज कर पाते, ना उनकी प्रॉपर्टी को क्लासीफाई कर पाते, और क्लासीफाई कर ले भी गए तो हम एक को दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाते। यही वजह है कि जो टेबल थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें 4f एंड 5f को सेपरेटली उसी ऑर्डर में उसी टेबल के नीचे अलग से अरेंज किया गया है। तो जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है और ये ट्रू है। 2 में आते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट कैन बी फाउंड इन प्योर फॉर्म इन नेचर। कभी नहीं हो सकता बेटा, हाईली रिएक्टिव होते हैं, प्योर फॉर्म में मिल ही नहीं सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है TF, TF कहां है? ये है बेटा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। यही बेटा इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं हम लोग। कैसे होगा देखो इसमें, यहां पर क्वेश्चन नंबर 18 को कहते हैं यहां पर हमें फाइंड क्या करना, मैग्नेटिक मोमेंटम फाइंड करना है। देखो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe क्या है? +3 वेनेडियम, इसको चेक कर लेते हैं। और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन +2, ये कितना? +2। अब देखो यहाँ पर आयरन तो 26 होता है, +3 का मतलब क्या हो गया बेटा? ये 3d5 है, और ये बेटा क्या हो जाएगा? ये 3d6 हो जाएगा। यहाँ पर अनपेयरिंग है बेटा 5, यहाँ है अनपेयरिंग 4। तो इससे ज्यादा तो किसी में नहीं, वेनेडियम में होती नहीं। वेनेडियम तो डी ब्लॉक के बिगनिंग में ही आ जाता बेटा आपका, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा PRQ होगा। और PRQ कहाँ है? PRQ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लीजिएगा बेटा, यही आपका बिल्कुल सही जवाब होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये हमें IUPAC नेमिंग करनी है। यहां देखिए 2 ब्रांचें हैं, यहां एक ही है, इथाइल ग्रुप है। ये नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6। क्या होगा यहाँ पर? 3 इथाइल, ये हो गया 1 पर 2 मिथाइल है, 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। करेक्ट ऑप्शन है सी। यही बेटा इसका IUPAC नेम है। नंबरिंग यहां से नहीं, बड़ी ब्रांच जरूर है पर यहां नंबर ऑफ ब्रांच ज्यादा है, तो नंबरिंग बेटा उस एंड से होगी, इस एंड से नहीं होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 2 न्यूक्लियोटाइड कैसे ज्वाइंट होते हैं? तो मोस्टली लोग कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। गलत, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बेटा इसमें नहीं होता है। यहां पर आंसर क्या होगा? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ठीक है। यहाँ फॉस्फेट ग्रुप कंबाइंड होते हैं बेटा इसमें, यहाँ पर, ठीक है। इसलिए इसको
मतलब जो दो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो फॉस्फेट ग्रुप के थ्रू होते हैं, इसलिए उनको फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज नहीं कहते हैं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी, यही इसका बिल्कुल सही जवाब है बेटा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। अब आते हैं इंटीजर बेस। कहते हैं फ्रॉम द गिवन लिस्ट द नंबर ऑफ कंपाउंड विद ऑक्सीडेशन नंबर +4। ऑक्सीडेशन में +4 बेटा, एक तो यहां पर है -2 +1, दूसरा बेटा यहां पर है +4 -2 -1, और तीसरा बेटा यहां पर है +4, ये -1 है, ये +6 है बेटा, ये +6 है और ये +6 है। तो टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड कितने हो गए बेटा यहाँ पर 3 विद ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू 4। यही इसका बेटा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। आपको सिल्वर का एटॉमिक मास दिया हुआ है, कहते हैं ये डिस्प्लेस करती है बाय अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्प्लेसेस इतने ml ऑफ ऑक्सीजन। पहला काम बच्चों करिए क्या, यहां पर आप इस ऑक्सीजन का मास फाइंड करिए बाय यूजिंग मोल। क्या हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एट एसटीपी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यहां से बेटा वैल्यू क्या आएगी, यहां पर वेट ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास आएगा 8 ग्राम, ये आ जाएगा। अब हम अप्लाई करेंगे फैराडे सेकेंड लॉ। फैराडे सेकेंड लॉ बेटा यहां से अप्लाई करेंगे। क्या होता है, गिवन मास ऑफ सिल्वर अपॉन गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर प्लस अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। ये हो जाएगा, यहां पर सिल्वर का मास मालूम नहीं है, पता करना है। ऑक्सीजन 8 आपको दिया हुआ है, इसका बेटा 108 होगा, इसका 8 होगा, ये कैंसिल होगा। यहां से मास ऑफ सिल्वर बेटा आएगा हमारे पास 108 ग्राम। यही बेटा इसका करेक्ट जवाब है। ऐसे क्वेश्चन करना है यहाँ पर, पहले वॉल्यूम को मास में चेंज कर लीजिए और फिर बेटा उस मास से फाइंड कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया है। देखिए सबसे पहली चीज, ये दोनों क्या हैं, हेटेरोएटॉमिक हैं और दोनों में ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 14 है। अब आइए इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। क्या बनेगी यहाँ पर, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 14। कैसे करेंगे बेटा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, ये हो गया यहाँ पर। बाकी जगह इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, कोई मतलब नहीं, 0 हो गया। बॉन्ड ऑर्डर बेटा कैसे फाइंड करते हैं, 1/2 NB - NA, ये हो गया यहाँ पर। बॉन्डिंग कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, कुछ गलत हो गया, सॉरी ये हटा दो, 10 होगा। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 1 और 2, 4 है यहाँ पर। बॉन्ड ऑर्डर आ गई 3। अभी जो बॉन्ड ऑर्डर 3 है वो इसके लिए भी बेटा 3 है और इसके लिए भी 3 है, तो दोनों का सम कर दीजिए, क्या आ जाएगा 6। मतलब दोनों की बॉन्ड ऑर्डर का बेटा जो सम आएगा वो 6 आएगा इसमें यहाँ पर। यही क्वेश्चन बेटा करने का तरीका था। आई होप सबको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। हमको ऑर्डर फाइंड करनी है, रेट इज इक्वल टू के, पहले एवरेज रेट लॉ लिखिए बेटा यहाँ पर, ये हो गया, ये रेट लॉ आपने लिख दिया। रेट लॉ क्या हो गया, रेट इज इक्वल टू के HI⁻x। पहले रेट कितनी दी गई है, 7.5 इंटू 10⁻⁻4, ये हो गया। दूसरे में 3.0 10⁻³ और x, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा क्या 1/4, ये होगा बेटा 1/2⁻x। इसको लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2⁻x। यहां से x बेटा 2 आ जाएगा।
ये करेक्ट ऑप्शन है। ये रिएक्शन है बेटा वो सेकेंड ऑर्डर की है। ये तरीका है इसको करने का। आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 25। कहते हैं 3 मिथाइल हेक्स 2 ऑन रिएक्शन विद HBr। करते हैं, आइए हेक्स 2 बना लेते पहले। ये हो गया, इसको HBr में ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। ऑब्वियस सी बात है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा, और अगर बेटा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव कहां जाएगा, जहां हाइड्रोजन कम है। हेक्स 2 है बेटा। आई थिंक हमने कुछ गलत बनाया है, ये डबल बॉन्ड यहां नहीं बनेगा, सॉरी, एक मिनट, ये यहां नहीं होगा बेटा, और ये H यहां नहीं होगा, और ये H यहां नहीं होगा। इसको हमें करेक्ट करना पड़ेगा। जो सही तरीका है वो बेटा ये है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड C 1 2 3 4 5 H, ये बनेगा। अब अगर हम इसमें मार्कोनिकॉफ रूल बेटा अप्लाई कर, सॉरी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करते, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, पॉजिटिव कहां जाएगा, जहां हाइड्रोजन कम हो या फिर ना हो, जबकि नेगेटिव कहां होगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। अगर ऐसा है तो आप खुद देखो बेटा यहां पर क्या बन जाएगा, ये बनेगा, आप देखिए 2 कायरल कार्बन है यहां पर, 2 एसिमेट्रिक कार्बन। इसका मतलब नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे, 4 बनेंगे बेटा इसमें। यहां पर 2 तो इसके लिए हो जाएगा और 2 बेटा इसके लिए बनेगा। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स विल बी 4। दैट्स योर करेक्ट और फाइनल आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। Among the given organic compound the total number of aromatic, कितने एरोमेटिक हैं इसमें बेटा, अगर आप गौर से देखिए तो इसमें नंबर ऑफ एरोमेटिक, इसको छोड़कर फिलहाल तो सभी हैं, क्योंकि एरोमेटिक की बहुत बेसिक कंडीशन होती है बेटा इसमें यहाँ पर कि कोई भी कार्बन sp3 नहीं होता जो कि इसमें है, तो वो तो एरोमेटिक होना नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, अनसैचुरेशन विद कॉन्जुगेशन, वो तीनों में है। तो इसलिए बेटा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बेटा यहाँ 3 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑल द कंप्लीटली फिल्ड सबशेल विद n is equal to 4 एंड s is equal to +½ आप भी जानते हैं n4 के लिए क्या होगा, 4s 4p 4d 4f चारों होते हैं। इसमें प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ प्लस में बेटा 3 होते हैं, यहाँ प्लस में 5 होते हैं, और यहाँ प्लस में 7 होते हैं। 7 5 12 3 15 1 16। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा 16 होंगे जो प्लस हाफ स्पिन शो करेंगे इसका यहाँ पर। यही इसका बिल्कुल करेक्ट और फाइनल जवाब है बेटा यहाँ पर। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। ये लिखा है, कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग के लिए जरूरी क्या है, सबस्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होना चाहिए बेटा यहाँ पर, और I- इफेक्ट रिफ्लेक्ट करना चाहिए। और कौन कौन है इसमें यहाँ पर, 1 2 3 4। 1 मिनट, मेटा डायरेक्टिंग, सॉरी ये नहीं होगा बेटा क्योंकि इसमें M+ इफेक्ट डोमिनेट करेगा। 1 2 3 और ये 4, इन चारों को छोड़कर सभी बेटा ऑर्थोन पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, पर ये 4 बेटा ऐसे हैं जो आपके मेटा डायरेक्टिंग है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिंग से या अनसैचुरेटेड कॉन्जुगेट सिस्टम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के ले जाएंगे और मेटा पोजीशन को एक्टिवेट करते हैं। तो टोटल नंबर जो फंक्शनल ग्रुप है जो मेटा डायरेक्टिंग है वो 4 है, और यही इसका करेक्ट एंड फाइनल आंसर है बेटा। ठीक, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 29 कहते हैं 22 ग्राम का CO2 को प्रोड्यूस करने के लिए कितने ग्राम मीथेन चाहिए। तो देखो पहला काम इक्वेशन बना लो, इसमें समस्या का समाधान अपने आप मिल जाएगा। इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 44 ग्राम, इसका होता है 16 ग्राम। 44 ग्राम CO2 से 16 ग्राम मीथेन बनती है, तो 22 ग्राम से कितनी बनेगी, 8 ग्राम मीथेन बनेगी। ये बेटा बनेगा इसमें। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो 8 ग्राम होगा बेटा। 8 ग्राम मीथेन इज रिक्वायर्ड।
ये इसका आंसर है। एंड लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 30 और इसका आखिरी क्वेश्चन ये, इफ 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली, आइसोथर्मल तो बेटा डेल्टा यू 0 हो गया, सो Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू होगा, ठीक है। और Q कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस डब्ल्यू, ये होगा P एक्सटर्नल। अब W क्या होता है, माइनस P इंटू डेल्टा V, तो अपने आप बेटा क्या हो जाएगा प्लस V2 माइनस V1। P एक्सटर्नल कितना है हमारे पास 80 किलो पास्कल है, 10 की पावर 3 हो गया, 45 माइनस 30 हो गया बेटा। इसके बाद क्या होगा यहाँ पर ये तो लीटर है और ये एटमॉस्फेयर लीटर, क्या हो जाएगा बेटा इसमें यहाँ पर, इसको चेंज करिए 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आंसर जूल में लाना हमें। ये बेटा इससे कैंसिल होगा, Q होगा 80 इंटू 15 और ये बेटा आएगा कितना 1200 जूल। यही बेटा इसका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस बेटा होने हैं और ये वो 30 क्वेश्चंस हैं जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है। आई होप सभी को ये आंसर समझ में आए होंगे, वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी डेट आई मीन 27 जनवरी का जो बेटा नेक्स्ट वीडियो होगा वो मैं जल्दी आपको वो भी बेटा अपलोड करता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ सारी चीजें और जल्दी आपसे मिलता हूँ। थैंक यू सो मच, वीडियो को देखते रहिए। ओके, थैंक यू।